जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के जो प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए होने वाले हैं उसके हिंदी के मॉडल पेपर सेट 3 जो है उसके आज हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथियों, इससे पहले भी मैं जो हिंदी के मॉडल पेपर 1 और 2 है उसके उत्तर करा दिया हूँ। आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए खंड क में दिया हुआ है अपठित बोध। अब देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। जो यह खंड क में है आपको ये जो दिया गया है गद्यांश, उसी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और आगे का जो प्रश्न होगा इसी से आपको उत्तर मिल जाएंगे, बस आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न जो दिए गए वो। अब देखिए पहला प्रश्न है कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेक और विचारों का। मैं डायरेक्ट उत्तर करा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको ही पता चलेगा कि ऑप्शन बी ही इसका सही होगा, विवेक और विचारों का। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। मनुष्य जो श्रेष्ठ है उसकी नींव क्या है, तो इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सद्विचार। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है, तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्साह। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। पाश्विक जो प्रवृत्तियां हैं वो क्यों जागृत होती है, क्योंकि असत्य बोलने के कारण पाश्विक प्रवृत्ति की जागृत होती है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न है कि सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है, तो इस पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्विचार। ये सद्विचार का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्विचार। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए जो पदांश दिया है उसको हमें ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, उसी में आपके प्रश्नों का उत्तर हो जाएंगे। तो आप ये देखिए जो ये दिया हुआ है कि तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसी से आपके इन आगे वाले का जो प्रश्न है इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है कि सृजन के आकाश से क्या आशय है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है नए आकाश का बनना, बी में दिया हुआ है आकाश का मिटना, सी में दिया हुआ है चिड़िया का नया घोंसला और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वस्तुओं का आविष्कार। तो एक काम कीजिए, ये जो छठा प्रश्न है मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप इसे कमेंट करके बताइए कि इस छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हम देखते हैं सातवां प्रश्न का ये उत्तर करते हैं। सातवां प्रश्न है कि चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, तिनका तिनका लाकर। तिनका तिनका लाकर क्या करते हुए चिड़िया अपना घोंसला बनाते हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि मानव और दानव में क्या अंतर है। तो मानव और दानव में यही अंतर है कि मानव आंसू पोंछते हैं या पूछते हैं, लेकिन पोंछना होना चाहिए। मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। अब देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि नाश का विलोम क्या है। नाश का विलोम क्या है, उल्टा क्या हो जाएगा। तो नाश का मतलब ध्वंस तो होता है, विनाश भी होता है, नाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजन। नौवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजन। अब देखिए 10वां प्रश्न है कविता का संदेश क्या है। कविता के संदेश क्या है, आप उसे ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा
तो इसमें पता चलेगा कि इसमें हो जाएगा 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कि खुद मिटकर भी दूसरों को भला करना चाहिए। यही कविता का संदेश मिल रहा है। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। खंड ख है जो व्याकरण से संबंधित है, और व्याकरण ये रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हो गया क्रिया, हो गया समास, हो गया वाच्य, हो गया, ये आपको महत्वपूर्ण, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इससे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कर रहा है। 11वां प्रश्न है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इस 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। तो इस बार 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक। 13वां प्रश्न है कि उत्तर का अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो उत्तर का होता है जवाब देना, ये तो ठीक है। उत्तर दिशा भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं हो सकता है उत्तर का मतलब। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, गलत है लेकिन ये इसके लिए जो अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण दिशा। 14 का प्रश्न क्या कहता है। 14वां प्रश्न है कि रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। तो इसमें देखिए 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा रातों रात। रात ही रात मतलब रातों रात हो जाएगा। 14 प्रश्न का ये सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। जिसमें अवयव हो गया वो तो पहले अवयवी भाव समास होता है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। क्या कह रहा है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो इसे 16वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। अब देखिए 17वां प्रश्न है कि राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है। हाँ, तो राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है। तो यह हो जाएगा 17वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है। 18वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा है जो समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस 18वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। इसमें और आ गया, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। 19वां प्रश्न है कि बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इस 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, हो जाएगा कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य हो जाएगा इसका। अब देखिए 20वां प्रश्न है कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा कर्मवाच्य। अब आगे का प्रश्न देखिए खंड का है, आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 से 24 तक। अब ये गद्यांश यह आपको ध्यान पढ़ना है, आपके पाठ्य पुस्तक के गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, बस इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब देखिए इसको पढ़ लेना है, इसी से आपको ये आगे का प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें 21वां प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई। तो किसकी बात मन में जो थी वो मन में ही रह गई। तो
गोपियाँ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपियों की। आगे का प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया। तो आप ये पाठ पढ़े होंगे, तो इसमें हो जाएगा गोपियों के लिए कृष्ण ने योग का संदेश भेजा था। अब देखिए 23वां प्रश्न है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। अब देखिए कोई प्रेम की बात कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण योग करने के बाद गोपियों को कहा, तो क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, विरह की याग क्या हो गया, जग गई। अब देखिए 24वां प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। तो कृष्ण ने ये प्रेम की जो मर्यादा थी, प्रेम उनका गोपियों का नहीं माना, इसलिए प्रेम की जो मर्यादा होती उसका उल्लंघन किया। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न क्या है कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है। तो इस 25वें प्रश्न के लिए हो जाएगा सही उत्तर, इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। तो इस 25वें प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न है जलजात का क्या अर्थ होता है। जलजात, तो सिंपल है ये, जलजात जो जल में रहने वाला, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो कमल का फूल हो जाएगा। 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 27वां प्रश्न है कि नागार्जुन ने फसल के किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। 27वां प्रश्न है कि नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि नदियों के पानी हो जाएगा जरूरी है, किसानों की मेहनत भी जरूरी है, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो आप जो नेताजी चश्मा का जो अध्याय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसमें। तो इस 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 साल तक। अब देखिए आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 ये से लेकर 32 तक जो ये गद्यांश दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसी में आगे का जो प्रश्न है आपको मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर। अब देखिए 29वां प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। जो पढ़िएगा आप इसे तो ध्यान में आ जाएगा। तो 29वां प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेताजी का चश्मा। 30वां प्रश्न है कि हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। कितनों दिनों बाद कस्बे से गुजरे, तो इस 30वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 दिनों बाद। अब देखिए 31वां प्रश्न है, नेताजी के चश्मा से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। माता का अंचल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ये पढ़ लीजिएगा। देखिएगा 31वां प्रश्न है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। तो ये सिंपल पूरा आसान है, देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब देखिए 32वां प्रश्न है कि हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो सोचा कि क्योंकि कैप्टन मर गया, इसलिए अब चश्मा नहीं लगेगा। तो इस 32वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे कब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 33वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे की क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई। बाल गोविंद भगत ने बेटे की क्रियाक्रम के लिए किससे आग दिलाई। तो इस 33वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतोहू से। देखिए 34वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। तो इस 34वें प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर पसीना। श्रम बिंदु का अर्थ हो गया पसीना। 35वां प्रश्न है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इन पंक्तियों किस कहानी से ली गया है, किस कहानी से लिया गया है। तो इस 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। देखिए 36वां प्रश्न,
36वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो इस 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जब उनका इकलौता बेटा मारा जाता है तो उनकी जो भक्ति साधना था वो चरम पर पहुंच जाता है। अब देखिए आगे का प्रश्न जो है 37 से 40 के लिए है। ये गद्यांत्या, इसी में आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देख लीजिए कि झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। अब देखिए इसी से आपके ये प्रश्न के उत्तर बन जाएंगे। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? तो इस 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माता का अंचल से लिया गया है। अब देखिए 38वां प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाया था? तो हल्दी लगाया था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही इसका 38वें प्रश्न का सही उत्तर। 39वां प्रश्न है लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे? तो कहाँ डरकर छिप रहे तो मैया के आंचल में। ऑप्शन ए हो जाएगा 39वें प्रश्न के लिए। अब देखिए 40वां प्रश्न क्या कर रहा है। 40वां प्रश्न कह रहा है कि माता के अंचल में लेखक को क्या मिला? तो माता के अंचल में लेखक को प्रेम और शांति मिला। तो इस 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह ये जो हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 है उसके प्रश्नों का उत्तर है हुए। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।